अच्छा देखिए, मैं एक्चुअली असल में आपसे चीज़ें ये इसीलिए पूछ रहा था ताकि हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कि आपकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट है क्या, और कहाँ पे आप ना लर्न कहाँ करना चाह रहे हैं। ठीक है, सही है। अच्छा देखिए, ये कोर्स कंटेंट आपने चेक किया था? कोर्स कंटेंट आपने चेक किया था, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने जब कोर्स कंटेंट चेक किया होगा तो उसमें कुछ ना कुछ आपको ऐसे वहाँ पे जो हमने कोर्स कंटेंट डेवलप किया था उसमें वो चीज़ें नज़र आई होंगी जिसमें आपको लगा होगा यार ये मैं अगर लर्न कर लूँ तो थोड़ा सा मेरा जो वीक एरिया है वो एक स्ट्रॉन्गर एरिया की तरफ जा सकता है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम देखिए, यूजुअली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, वैसे तो हमारी 2 घंटे के हम लोग एक सेशन लेके चल रहे होते हैं। ठीक है। इसमें लेकिन ये होता है कि हम अगर मैं बात करूँ कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें लर्न कर रहे होंगे इस पूरे कोर्स के अंदर। एक तो ये कि इम्पोर्ट्स के हवाले से या एक्सपोर्ट्स के हवाले से आपकी इसमें इनको टर्म्स के हवाले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे होंगे, आपकी पेमेंट टर्म्स के हवाले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे होंगे। आपका जब आप एक्सपोर्ट्स कर रहे होते हैं तो आप ज़्यादातर डील कर रहे होते हैं फॉरवर्डिंग एजेंट से। ठीक है। लेकिन जब आप इम्पोर्ट्स करते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप जो है फॉरवर्डिंग एजेंट के थ्रू भी काम कर सकते हैं अगर आप अपनी वहाँ से शिपमेंट को खुद लिफ्ट करवाते हैं। ठीक है। और क्लियरिंग एजेंट से तो आपका काम पड़ेगा ही, क्योंकि वहाँ जब आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करेंगे तो आपकी कस्टम क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है। रिसेंटली जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में ये चीज़ चल रही थी कि मेरी कंपनी पाकिस्तान के अंदर है, मेरी कंपनी दुबई के अंदर है, और मुझे एक चीज़ मंगवानी है चाइना से, या मुझे एक चीज़ मंगवानी है किसी भी और कंट्री से। तो लोग क्या करते थे, अभी जो प्रैक्टिस चल रही थी पाकिस्तान में, वो क्या होती थी कि वो मंगवाते थे दुबई में, दुबई ऑफिस में वो चीज़ मंगवाई। यानी लेट से अगर मैं काम कर रहा हूँ एलसी टर्म्स के ऊपर, तो मैंने अपनी प्रिंसिपल से ये कहा यार ये चीज़ मुझे चाहिए, लेकिन मैं इसकी डायरेक्ट एलसी आपसे ओपन नहीं करूँगा। ठीक है। मेरा जो प्रिंसिपल, ठीक है, या मेरी जो एक दूसरी कंपनी दुबई ऑफिस में है, वो आपको एलसी इशू करेगी। ठीक है। वो आपके बैंक के नाम पे एलसी इशू करेगी। सही। तो यहाँ वाली पार्टी जो है, ठीक है, लेट्स से यहाँ की जो कंपनी ए है और उसकी जो कंपनी भी दुबई में है, ये दोनों आपस में पाकिस्तानी गवर्नमेंट की नज़र में क्या होंगे, बायर और सेलर। क्या करेंगे? बायर और सेलर, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर। ठीक है। या आप जो कह लें एप्लीकेंट और बेनिफिशरी। एप्लीकेंट और बेनिफिशरी कौन हो जाएगा? पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या नज़र आएगा कि यार ये अपनी दुबई कंपनी से ले रहा है। ठीक है। यहाँ पे जो कंपनी है ये अपनी, इनकी जो दुबई कंपनी है उससे ये लोग बाइंग कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या होगा कि जो दुबई की कंपनी इनकी जो होगी वो डायरेक्ट किससे एलसी खोलेगी? प्रिंसिपल से खोलेगी। अब लेट से कि उन्होंने एक शिपमेंट भिजवाई, ठीक है, अब शिपमेंट कहाँ पे आनी है? दुबई में नहीं, शिपमेंट आनी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में आएंगे लेकिन डॉक्यूमेंट्स कहाँ आएंगे? डॉक्यूमेंट्स दुबई आएंगे। डॉक्यूमेंट्स आएंगे दुबई। दुबई में जब डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो उन डॉक्यूमेंट्स, अगर एलसी एट साइड का केस है तो उन डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करके उसकी पेमेंट कर दी जाएगी। फिर उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बिल ऑफ लीडिंग एक्सचेंज करवाया जाता है। ठीक है। और पूरी जो वहाँ की जो दुबई की कंपनी है वो अपनी उन्हीं बेसिस के ऊपर, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करेगी। उसमें इनवाइस हो गई, उसमें पैकिंग लिस्ट हो गई, उसमें बिल ऑफ लीडिंग हो गया, उसमें जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो गई, लेकिन चाइनी कौन सी दुबई वाली कंपनी आ रही है? वो सारी डिटेल्स चेंज होती हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर ना। वो हम वहाँ पे उसको चेंज करवा रहे होते हैं, कंसाइनी के अंदर चेंजेस हो रही होती हैं, एक्सपोर्टर के अंदर चेंजेस हो रही होती हैं। तो मैं आपको बताने का मकसद ये है कि आजकल ये प्रोसेस भी चल रहा है। तो इसी प्रोसेस को अब होता क्या है कि ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है, जैसे अभी हमारे साथ एक रिसेंटली केस हुआ हुआ, इसलिए मैं आपको समझाना भी चाह रहा हूँ कि उसमें हुआ क्या है कि जब आपको जैसे पता ही है कि जब भी कोई शिपमेंट आती है ना, तो कस्टम्स की रिक्वायरमेंट है कि अगर लेट से कंटेनराइज शिपमेंट आ रही है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर आपका एक फुल कंटेनर आ रहा है ना, तो उस फुल कंटेनर के जो डोर्स होते हैं उसके अंदर आपकी इनवाइस से पैकिंग लिस्ट लगी हुई है, जिससे ये आइडेंटिफाई हो जाए कि कंटेनर के अंदर मटेरियल क्या है। अच्छा, आपको ये भी पता है कि इनवाइस और पैकिंग लिस्ट जो होती है उसमें ज़्यादातर एलसी के रिक्वायरमेंट में आप डलवा रहे होते हैं कि भाई एलसी नंबर मेंशन होना चाहिए, उसकी डेट मेंशन होना चाहिए। लेट से बहुत सारे लोग बीएल और उसकी डेट भी मेंशन करवाते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। ठीक है। अब वहाँ पे जो बंदा है, जो प्रिंसिपल है, जो डॉक्यूमेंट्स बना रहा है, वो वहाँ पे कौन सा एलसी नंबर और एलसी नंबर कौन सा मेंशन करेगा?
वो मेंशन करेगा, जो दुबई ऑफिस की तरफ से एलसी इशू हुई है वो वाला मेंशन करेगा। शिपमेंट आएगी कहाँ पे? पाकिस्तान आ यहाँ पे अब बिटवीन पाकिस्तान एंड दुबई ऑफिस जो एलसी खुली हुई है उसका एलसी नंबर अलग है। तो ये एक बड़ा सिचुएशन एक आ जाती है जो लोगों को आजकल आ रही है यार। अब वहाँ पे अगर उन्होंने एलसी नंबर मेंशन करवा दिया तो उस एलसी नंबर को यहाँ पे वो कैसे करेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है कि अमाउंट सेम नहीं होता, अमाउंट कुछ ना कुछ ज़्यादा हो रहा होता। यानी एक एलसी जो खुली है बिटवीन पाकिस्तान एंड दुबई, उसका जो अमाउंट है, जो एक्चुअल एलसी का अमाउंट होना चाहिए उससे ज़्यादा होता है। तो ये केस बन जाता है कस्टम्स के अंदर क्लियरेंस में, यार एलसी नंबर अलग आ रहा है, एलसी नंबर तो वो आ रहा है। अगर वो उस एलसी को ट्रेस करने जाएगी तो आइडेंटिफाई हो जाएगा यार ये अमाउंट पे इंक्रीज हुआ है। यानी ये अंडर इन्वाइसिंग का केस नहीं है, ओवर इन्वाइसिंग का केस है। तो ये एक और, तो इस तरह की जितनी भी शिपमेंट्स हो रही थी ना, अभी रिसेंटली कस्टम ने उनके ऊपर एक लेटर इशू किया यार ऐसी कि जितनी भी शिपमेंट्स इस तरह की हो रही है उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली तौर के ऊपर था। अब कस्टम्स के जो भी ऑफिसर्स हैं जिनका काम है इस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना, वो ये करेंगे, ठीक है। और इसको मेक श्योर करेंगे कि इसमें डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई मसले मसाइल ना आ रहे, ठीक है। और अगर ऐसी चीज़ हो रही है तो ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो इसमें अगर एक चीज़ पाकिस्तान पर डायरेक्टली मंगवाई जाती तो उसके अगर पाकिस्तान से $100 बाहर जाते तो इस केस में पाकिस्तान से $10 बाहर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखा जाए तो ये चीज़ को रोकने के लिए अभी इन्होंने ये चीज़ भी शुरू हुई। अच्छा, इससे बच्चा किस नहीं, जानबूझ के ही ऑब्वियसली कर रहे थे लोग, जानबूझ के इसलिए कर रहे थे, लेकिन ये चीज़ इन्होंने काफ़ी देर बाद अब इसके ऊपर इन्होंने एक्शन लेने का। लेकिन देखें उससे भी, अब अगर आपका भी इस किस्म का कोई केस है तो हमने बीइंग अ इम्पोर्टर अब अपने आप को सिक्योर किस तरह कर सकते हैं, ये हम इस कोर्स में देख रहे होंगे, ठीक है। मतलब डॉक्यूमेंट्स में हमने ऐसी क्या चीज़ें मेंशन करवा दी है जिसकी वजह से हम अपनी शिपमेंट को सिक्योर करें। यानी अगर हम ये चैनल यूज़ कर भी रहे तो हमारी शिपमेंट कस्टम में राउंड, ठीक है। तो उसके लिए किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है, और अगर एक नॉर्मल आप इम्पोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली किसी भी फॉरेन कंट्री से यहाँ पे कर रहे हैं तो उसके लिए आपने किन चीज़ों का ऊपर पूरा फोकस करना है। अच्छी चीज़ ये है कि आप क्योंकि एक्सपोर्ट से लिंक हुए हुए तो आपको डॉक्यूमेंट्स का आइडिया तो होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ और भी होगी, मुझे नहीं पता, आप मुझे ये बताया कि इनवाइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और इसके अलावा आपके और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं मोटे मोटे जो हर कंसाइनमेंट के साथ रिपोर्टर रिक्वेस्ट कर रहा होता है और आप लोग इसे दे रहे होते हैं? हमारे मेरीन का सर्टिफिकेट होता है जो हमारे वहाँ पे मेरीन फिशरीज डिपार्टमेंट एमएफडी जो गवर्नमेंट का फेडरल का डिपार्टमेंट है वो इशू करता है शुरू। वो तो गवर्नमेंट से इशू होता होगा, तो वो भी मेरीन सर्टिफिकेट भी उनको देना। तो फिर चाइना बाकी कंट्रीज़ के लिए तो ये ज़्यादातर चीज़ होती है। फिर चाइना में 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं। एक तो इनका एक चाइनीज़ हेल्थ बनता है जिसमें इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों में लिखा होता है, ठीक है। तो वो 3 पेजेस का होता है, वो बनता है। उसमें भी सारी शिपिंग की डिटेल्स दी थी सारी। और बाकी एक FTA बनता है जो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो, फ्री ट्रेड है, उसमें उनकी ड्यूटीज़ के ऊपर उनको कुछ ना चाइना कुछ। के साथ पाकिस्तान के ठीक। वो है। अच्छा देखिए, असल में ये चीज़ भी बड़ी होती है कि यूजुअली क्या होता है कि सामने वाला लेट से आपका इम्पोर्टर अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट कर रहा है ना, यार मुझे देखें, बेहतर चीज़ तो ये होती है कि जब आपका प्रोफोमा इनवाइस डिसाइड हो रहा है ना, तो उसी प्रोफोमा इनवाइस जब डिसाइड हो रहा है उसी वक्त ये सारी चीज़ें तय कर ली जाए इम्पोर्टर से, उसकी रिक्वायरमेंट पूछ ली जाए कि यार कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो उसको एट द टाइम ऑफ शिपमेंट क्लियरेंस चाहिए होगा, ठीक है। और आप अपने प्रोफोमा इनवाइस के जो अमाउंट है ना वो उसके बाद बिल्ड करें। तो यूजुअली क्या होता है कि प्रोफोमा इनवाइस जो होता है, आपके जितने भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना जो अगर इम्पोर्टर रिक्वेस्ट करता है और आप उसको प्रोवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ उसकी कॉस्ट होती है, अनटिल एंड अनलेस वो आपकी कंपनी के लेटर हेड पे ना हो, ठीक है ना। अगर आप किसी भी पाकिस्तानी वो कोई एक ऐसा सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, कोई हेल्थ का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, कोई फ्यूमिगेशन का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ आपकी फिशरीज़ के वाले से नहीं, कोई भी अगर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी कुछ ना कुछ एक कॉस्ट होती है, ठीक है। अब बेहतर ये होता है कि वो कॉस्ट बिल्ड कर दी जाए पहले ही पूछ के, वरना फिर बाद में क्या होता है, ये क्योस खड़ा होता है, यार इसकी पेमेंट कौन करेगा,
ठीक है, फिर प्रूफ वाइज रिविजन पे जाता है। फिर दूसरी चीज़ें होती है, तो इट्स बेटर कि आप जब भी आपकी कोई भी शिपमेंट डिसाइड हो रही है तो एट द टाइम ऑफ प्रूफ वाइज आप पहले पूछ लें यार आप हमें कंफर्म करेंगे आपकी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, और इन केस अगर उसकी कोई एडिशनल कॉस्ट है, वो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट मांग रहा है या कोई ऐसी ऑथराइज बॉडी से, कोई ऑथराइज गवर्नमेंट बॉडी से कोई सर्टिफिकेट इशू होता है जिसकी कॉस्ट है, तो वो बिल्ड करके उसको दें। ठीक है, अच्छा तो अब एक दफ़ा ज़रा इसको देख लेते हैं। अच्छा, यूजुअली इस कोर्स को भी जो डिज़ाइन करने का मकसद भी ये था कि लेट से कोई भी अगर एक बंदा आता है जिसको एक आइडिया नहीं है, ना इम्पोर्ट्स का आइडिया है ना एक्सपोर्ट्स का आइडिया है, तो उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, और फिर इसमें आप मज़ीद इसमें कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं अदर देन द प्रेजेंटेशन, कि अगर वो उसमें उसको एक्सप्लोर करेगा तो उसकी मल्टीपल चीज़ें आती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट यही कर रहा होता हूँ कि अब जैसे मिसाल के तौर पे आप एक्सपोर्ट्स हैं, आप इम्पोर्ट्स लर्न करना चाहें, अब आपकी एक ट्रेजेक्ट्री बन सकती है क्योंकि आप वो सारी चीज़ें देख रहे होंगे एक्सपोर्ट्स के अंदर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लिंक है आपस में। अब कुछ लोग होते हैं जिनके जो फैमिली बिजनेस में रन कर रहे हैं, तो उनको भी एक इंसाइट मिल जाता है कि अच्छा यार ये जो हम यहाँ से चीज़ें लर्न कर रहे हैं वहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाकई में ऐसे हो रही है। चैलेंज एक्चुअली उन लोगों को आ रहा होता है जो ना इस फील्ड से लिंक है, ना उनका कोई फैमिली बिजनेस इस तरह का है, लेकिन वो करने का सोच रहे होते हैं। अब वो जो एक प्रोसेस होता है ना इनिशियली, अब वो यहाँ पे आके उनको एक अंडरस्टैंडिंग तो मिल जाती है लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा होता। ठीक है ना, तो ये एक थोड़ा सा वहाँ पे स्टूडेंट्स को चैलेंज आ रहा होता है, वरना जो एक्चुअली अपनी फील्ड में होता है ना उनको ये एक बेनिफिट फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से मिल जाता है, जैसे जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा देखिए, यूजुअली मैं आपको जैसे एक वर्ड व्यू करवा देता हूँ कि हम चलेंगे कहाँ से, और फिर सिंपल पहले हम ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, टाइप्स ऑफ ट्रेड एंड ये सारी चीज़ें लेके। अच्छा, मुझे ये बताएंगे ट्रेड बैरियर्स के हवाले से कुछ आइडिया है, टैरिफ, नॉन टैरिफ, कोटाज और इनके दरमियान के डिफरेंसेस वगैरह? वो मसला नहीं है, अगर नहीं भी पता तो यूजुअली बस मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि हम फिर उसी हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आप डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, ये है ये स्टैटिस्टिक्स है, ये मैं आपको लिख दूँगा, उसके हिसाब से आप खुद भी देख सकते हैं। मेन आपका जो एरिया आएगा वो यहाँ से आएगा, मेन आपका जो कोर्स शुरू हो रहा होगा वो इधर से हो रहा होगा। इसमें हम प्रोफोमा इनवाइसेस के ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो अगर प्रोफोमा इनवाइस के ऊपर जो इनिशियली आ रहा है अगर बिल्ड हुई भी होगी तो उसमें कन्फ्यूजन के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे, अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बिल्ड हो रही होगी तो। ठीक है, तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात कर रहे होंगे। ठीक है, पेमेंट टर्म्स के ऊपर हम पेमेंट टर्म्स के ऊपर बात कर रहे होंगे कि कौन कौन सी पेमेंट टर्म्स हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं। आप ओपन अकाउंट के ऊपर आप लोगों ने काम किया, ओपन अकाउंट की अंडरस्टैंडिंग है क्या होता है? नहीं, कोई मसला नहीं है। लेटर ऑफ क्रेडिट साइट और यूजेज दोनों पे काम किया है? साइट पे। ठीक है, सही है, चले ठीक है। कैश शीट एडवांस के ऊपर तो आप लोग काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन में दोनों आ जाते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट और डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस आपने दोनों पे किए? नहीं, सिर्फ इस पे किया। डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, ये कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट कैड भी कहते हैं और डेबिट भी कहते हैं। ठीक है, सही है, फेयर इनफ। मेथड्स ऑफ पेमेंट में हम कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे होंगे। सही है, अच्छा ये फिर अब एक ज़रा इसका एक आप कह लें कि ये भी देखेंगे किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स के पहले किसके पास जा रहे हैं एंड ऑल दैट। सही है, अच्छा साइट और यूजर्स है, और उसके बाद जो डिस्क्रिपेंसीज आ रही होती है एलसीज में, एलसीज को रिव्यू कौन कर रहा होता है आपके एंड से? एलसीज को मैं रिव्यू कर रहा हूँ। रिव्यू आप ही कर रहे होते हैं, जी। ठीक है। तो जब एलसी सामने वाले से खुल के आती है इम्पोर्टर से, जी। इम्पोर्टर की बैंक से, तो उस एलसी को आप रिव्यू करते हैं जी। और उसी बेसिस के ऊपर डॉक्यूमेंट भी आप बना रहे होते हैं, जी। ठीक है। और उन डॉक्यूमेंट्स को फिर रिव्यू दोबारा भी करवा रहे होते हैं एक्सपोर्टर से, फाइनल ड्राफ्ट बनाने से पहले।
फाइनल ड्राफ्ट को रिव्यू करवा रहे होते हैं हैं। जी, फिर वो एक सही है, ओरिजिनल भी दोबारा कंफर्म करवा। ठीक है, सही है। तो यूजुअली आपकी जो शिपमेंट्स होती है वो प्लान्ड होती है या अर्जेंसीज वाली भी हो रही होती है? नहीं, प्लान भी होती है। सारी ज़्यादातर शिपमेंट्स प्लान्ड होती चीज़ पे बस यही होता है कि वो अगर एक दो दिन के माध्यम से फिर वो, लेकिन इस तरीके से हम सारी चीज़ें बना के देते हैं। है। और यहाँ पे आप किसी एक आध बैंक से काम कर रहे हैं, मल्टीपल बैंक से जैसे डीलिंग कर रहे हैं? अभी तो एक ही बैंक से कर रहा हूँ, कौन से? अलाइड बैंक। अलाइड बैंक से काम कर रहे हैं, ठीक है, सही है, ठीक है। तो ये इनको टर्म्स के ऊपर अब डिटेल में बात कर रहे होंगे। तो इनको टर्म्स के कौन सी इनको टर्म्स से आप लोग काम कर रहे होते? CFR और FOB, जी बस इन्हीं दोनों के ऊपर आप लोग काम कर रहे होते होंगे? जी। और पेमेंट टर्म्स, नहीं, क्योंकि बायर की तो शिपमेंट्स होती नहीं होगी अब। बायर की अभी थोड़ी होती है, पहले होती थी हमारे, लेकिन बायर का मुझे इतना पता नहीं, लेकिन वो भी मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले बायर का। वो खैर सिंपल ही, उसमें से शायद एक ही डॉक्यूमेंट होता है, वो फेयरवे बिल जो कहलाता है, एयरवे बिल, एयरवे बिल। ठीक है, सही है। चलिए, ये इसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। एक्चुअली इस पर आप देखते हैं कि काफ़ी सारी इनको टर्म्स आ रही है। इसमें कुछ इनको टर्म्स ऐसी है, देखिए मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी ना कुछ इनको टर्म्स पे लोग काम कर रहे हैं। अगर मैं सी शिपमेंट की बात करता हूँ तो FOB CFR या CNF कहते हैं जैसे, और अगर बायर की शिपमेंट की बात करूँ तो CPT। अच्छा, कुछ शिपमेंट ऐसी भी होती है जिसके दोनों नेचर होते हैं। बायर का मुझे आप जी जी, बिल्कुल ऐसे ही, वो मुझे वो डिस्कस तो आप करेंगे, ये तो मैं आपको खाली ओवरव्यू करवा रहा हूँ। सब मैं था नहीं, मतलब जैसे 8-10 साल पहले। ये तो मैं खाली आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल डिस्कस तो हम लोग बिल्कुल करेंगे। तो बायर की मैं शिपमेंट, आपको साथ साथ ही हाँ हाँ, बताऊँ, सही है, इन सही चीज़ों है, पे ज़्यादा नहीं सही है, सही। ताकि अब जैसे बायर की शिपमेंट जो होती है, अब कुछ शिपमेंट ऐसी होती हैं जिनके दोनों नेचर है, मतलब बायर से भी जाएगी वो शिपमेंट। लेट से मिसाल के तौर पे एक शिपमेंट है, ठीक है, आपने आपकी जो डिस्क्रिप्शन होती है गुड्स की, उसका UM आपका HS कोड के हिसाब से KG में होता होगा वाल में, या टन में होता है? हमारा KGs में होता है ना। तो लेट से आपने कहा कि यार मैं जो है लेट से 10,000 KG की मैं ये फिशेस भेज रहा हूँ, इसमें से 2,000 मैंने बायर भेज दी, LC एक ही खुलेगी, ठीक है, डिफाइन कर दिया आपने कि यार 2,000 बायर जाएगा, बाकी 8,000 जो बाकी जाएगा, उसकी डेट ये होगी, इसकी डेट ये होगी, ठीक है। फिर लेटेस्ट डेट ऑफ शिपमेंट अपने किस तरीके से एडजस्ट करवानी है, ठीक है, उसी के हिसाब से पीरियड ऑफ प्रेजेंटेशन की डेट किस तरह एडजस्ट करवानी है, ठीक है। अच्छा, E-फॉर्म कौन बना रहा होता है? E-फॉर्म भी आप ही बना रहे होते हैं ना, और कहाँ से बना रहे होते हैं E-फॉर्म आप? अब तो इन्होंने वो कर दिया ना, जो जैसे PSW है तो हम लोग तो बस अपने जो डॉक्यूमेंट होता है बैंक को देते, फिर बैंक ही फिर तो यानी E-फॉर्म भी आप कह रहे हैं बैंक की तरफ से डेवलप हो रहा है? हाँ, वो तो सबके बैंक से ही कर रहे हैं। हाँ, अब मैं भी आपको वही बता रहा हूँ कि जिस तरीके से E-फॉर्म पहले आप लोग खुद बना रहा होता था ना, इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर वेबॉक के थ्रू, EIF जो E-फॉर्म कहलाता था, वो लेके बैंक की तरफ चला गया। उसी तरीके से इम्पोर्ट के केस में भी यही हुआ है, उसका नाम चेंज होके FI फॉर्म हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वो बैंक ही डेवलप कर रहा होता है जी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो बैंक डेवलप कर रहा होता है, PSWC। और फिर उसको पूरी इन्फॉर्मेशन भी देना पड़ती है। मिसाल के तौर पे आपकी तो शिपमेंट की नेचर ऐसी नहीं है, लेकिन एज्यूम करेंगे एक शिपमेंट आ रही है जिसमें इम्पोर्ट्स के स्पेयर पार्ट्स आ रहे हैं, इम्पोर्ट्स को क्या आ रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स की शिपमेंट है, कोई 100-150 स्पेयर पार्ट्स हैं, 100-150 स्पेयर पार्ट्स है, अब हर 7 लाइन आइटम का एक अलग स्पेयर पार्ट है, तो एच कोड कितना होगा, और जब वो बैंक डेवलप करने जाएगा तो उसकी जान जाती है। स्पेयर पार्ट्स में सबके HS कोड अलग अलग होते हैं? यस, इट डिपेंड्स, नॉट नेसेसरी कि आपके सारे स्पेयर पार्ट्स के HS कोड हैं। तो मेरे साथ एक केस हुआ है, तो बैंक ने मुझसे कह रहे हैं यार ये तो भाई बहुत अजाब हो जाएगा, आप थोड़ा सा कह रहे हैं यार एक्सेल फाइल ले दे, डिफाइन कर दे भाई ये सारे के HS कोड ये मैंने कहा यार ये तो आपने डबल मेहनत करवा रहे हैं। तो वो खैर बहरहाल उनको करके देना पड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपकी GD फाइल होती जा रही होती है आमतौर पे, तो FI फॉर्म आपका यूज़ हो रहा होता है, और उसमें अगर किसी भी किस्म का कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो वो डिले आएगा आपकी शिपमेंट क्लियरेंस के अंदर। अब वो सारी चीज़ें बैंक की तरफ से राउट हो रही होती है। और एक मैं आपको और चीज़ बताऊँ, अगर आपका केस एडवांस का होता है तो उसके अंदर अगर FI फॉर्म आपका जनरेट हो गया है ना, लेट से एक HS कोड के ऊपर बन गया, और बाद में HS कोड में अगर आपने कोई चेंजेस करवानी है तो वो भी नहीं हो सकती। तो ये भी एक बड़ा LC वगैरह के केस में तो फिर थोड़ा सा रूम होता है, एडवांस के केस में ये भी मसला है कि जहाँ पे पेमेंट चली गई है
और फिर अगर एफ आई में आपको कोई चेंजेस हो रही है अनटिल एंड अनलेस कोई आपने एक्सपायरी डेट चेंज करवानी है, एच एस कोड वगैरह को ऐसे चेंज करवाना है तो बड़ा इशू आ रहा होता है। तो ये है। दूसरा एच एस कोड्स के हवाले से भी हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने अपना कागज नहीं कराया? यार देखिए, मैं एक्चुअली होता हूँ इस वक्त नेशनल फूड्स में। नेशनल फूड्स का नाम आपने ऑब्वियसली सुना होगा। तो मैं वहाँ पे एक्चुअली जो इनका पॉडकास्टिंग प्लांट है, मैं उसकी वहाँ पे उनकी जो भी बाइंग है, चाहे वो इम्पोर्ट्स के थ्रू हो रही हो या चाहे वो उनकी लोकल बाइंग हो रही हो, फिर उसके अंदर मैं थोड़े मजीद सेग्रीगेट अगर आपको करूँ कि चाहे वो कंज्यूमेबल्स आइटम्स हो, इंस्ट्रूमेंटेशन आइटम्स हो या इलेक्ट्रिकल आइटम हो, या लेट से प्लांट के ऊपर किसी भी किस्म की कोई सर्विसेज लेनी होती है, तो वो सारा जो पोर्टफोलियो वो मेरे पास आ रहा होता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर उन्हीं प्लांट के ऊपर किसी भी किस्म की कोई मशीनरी की इम्पोर्ट हो रही होती है, ठीक है, तो वो भी बीइंग द, क्योंकि प्लांट को अगर मैं लीड कर रहा हूँ बाइंग के हवाले से, तो वो मेरे पास आ रहा होता है। ठीक है। अच्छा, ये नेशनल फूड्स में मुझे अभी इस वक्त 2 साल हुए। उससे पहले जो था मैं एग्रो फर्टिलाइजर्स में था, और वहाँ पे भी मैं इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल की बाइंग को देख रहा था। वहाँ पे ये जितनी भी आपकी, क्योंकि फर्टिलाइज़र प्लांट था और इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल की कैटेगरी को मैं देख रहा था, तो वहाँ पे भी जितनी आपकी ज़्यादातर जो आइटम्स आपकी बाइंग हो रही थी, उसमें 70-80% जो था वो आपकी फॉरेन बाइंग थी। ठीक है। और 10 से 20% आपकी लोकल बाइंग हो रही होती थी। उससे पहले मैं गुलाबत के अंदर था। तो गुलाबत में मैं मैकेनिकल, स्टिचिंग, फैब्रिकेशन रिलेटेड आइटम्स और एम्ब्रॉयडरी रिलेटेड आइटम्स उनकी बाइंग देख रहा था, लेकिन वो सारा लोकल था। उससे पहले जो मेरा करियर स्टार्ट हुआ है वो जाफ़र ब्रदर्स से हुआ है। जाफ़र ब्रदर्स एक्चुअली इज़ अ ट्रेडिंग कंपनी, और उनका आप कह लें कि जो सारा का सारा उनका जो बिज़नेस है, नहीं, जाफ़र ब्रदर्स एक्चुअली इनके मल्टीपल डिवीजन हैं। उनका अगर आपने उनका एक डिवीज़न है प्रोजेक्ट्स एंड मशीनरीज़ का। अगर आपने कोमेट्सो का नाम सुना, कोमेट्सो एक्चुअली हैवी मशीनरीज में डील करता है। ठीक है। तो उसके वो लोग सोल एंड ऑथराइज थे पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। तो एक उनका जो प्रोजेक्ट्स एंड मशीनरीज डिपार्टमेंट था, वो उसको लीड कर रहा होता था, उसकी बाइक को देख रहा होता था, और ज़्यादातर सारे इम्पोर्ट्स का केसेस हो गए। इसी मैं एक्चुअली वहाँ पे जो था, मैं इनकी जाफ़र ब्रदर्स कंपनी में था। मैं एक्चुअली जो स्पेसिफिकली चीज़ें देख रहा था, उसके अंदर पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन सिस्टम, हाउस होल्ड हाइजीन एंड डेकोरेटिव्स के हवाले से जो उनका एक डिपार्टमेंट था, उसमें फॉगर मशीनरी जो होती हैं, आप यूजुअली आपने देखा होगा कि जब बीच पे आपके स्प्रे हो रहे होते थे गलियों वगैरह में, स्ट्रीट्स पे, तो एक मशीनरी लगी हुई होती थी, वो हो गई। या उसी तरीके की एक घर पे मशीनरी, उसकी एक छोटी इक्विपमेंट आ रहा है, फॉगर मशीन आ रही है TF35। अब घर में अगर आपने स्प्रे फ्यूमिगेशन करनी है, उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते थे। इसी तरीके से उनकी जो एंटी टर्माइट्स वगैरह हो गए, जो हाउस होल्ड हाइजीन एंड डेकोरेटिव्स के वाले जितने भी आइटम हो गए, या बॉन्डिश पॉलिशेज हो गई, उसकी बाइक को मैं देख रहा था वहाँ पे। और उनका एक इरीगेशन सिस्टम, मतलब आप कह लें कि उनका जो एक हाई एफिशिएंसी इरीगेशन सिस्टम था, उधर वो लोग इम्पोर्ट्स कर रहे होते थे आपकी सोलर पैनल्स की। और इनके लेट से कि जो बड़ी बड़ी फील्ड्स होती है ना, उसके अंदर उन फील्ड्स के ऊपर वो एक पूरा इरीगेशन सिस्टम ऐसा डेवलप करते थे कि जहाँ पे उनको पूरी फील्ड्स के ऊपर अगर पानी देना है, तो उसका एक पूरा सिस्टम डेवलप होता था कि इक्वली उस फसल को पूरा पानी देने के हवाले से एक सिस्टम डेवलप होता। तो वो पूरा सिस्टम जो था वो बाहर से बाय होता था, मेनली इंडिया से बाय होता था। उसके जो भी स्पेयर पार्ट्स हो गए, पाइप्स हो गए, उसकी फिटिंग्स हो गई, उसके जो भी इक्विपमेंट्स हो गए, फिर उसको ये लोग सोलर पे लेके गए थे। सोलर पैनल्स की बाइक भी वहाँ से शुरू हुई। तो वहाँ से एक्चुअली मेरा करियर आप कह लेंगे शुरू हुआ था, और अभी इस वक्त पे ये चीज़ें देख रहा हूँ। तो एक आइडिया मिला है सारी चीज़ों का। आपका नाम? मेरा नाम वलीद। तो तकरीबन आपका माशाल्लाह कितने साल का एक्सपीरियंस है? मेरा तो इससे पहले मैं बैंक्स में भी रहा हूँ। बैंक से भी थे। ठीक है। तो 17-18, वही मैंने कहा आपका तो माशाल्लाह काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है। लेकिन मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस आप कह लेंगे 2016 से अगर आप लगा लें तो 7-8 साल का जो है वो बन जाता है। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो एक्चुअली हम
जब इम्पोर्ट्स पे मैं था तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ था, तो ये कुछ चीज़ें जो थी उसी के ऊपर ये सारी चीज़ें हुई थी। और फिर ये सेशन हम लोगों ने यहाँ पे इनकी कोऑर्डिनेशन से शुरू किया था, और 3 साढ़े 3 साल तो माशाल्लाह हो गए हैं, अभी तक ये चल रहा है। कुछ ना कुछ लोग आ जाते हैं, बैच बनता है, शुरू हो जाता है ये सेशन, तो अभी तक इसी तरीके से चल रहा है। और ये नया बैच आपकी तरफ से 3 साढ़े 3 साल से अब यहाँ पे। हाँ, मतलब इसी तरीके से होते है जिस तरह आप कोई रिक्वायरमेंट इनके पास आती है, सही। यार ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये चीज़ करना चाह रहे हैं, तो फिर जो होता है कि ये लोग मुझे बताते हैं जब भी स्टूडेंट्स कंफर्म हो जाते हैं। और फिर इसी तरीके से हम लोग संडे में सेशन रख रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी भी मुझे राशिद ने बताया था, जैसे आपको इम्पोर्ट्स के हवाले से सीखना है, तो एक और हमारे हैं जो दूसरे स्टूडेंट हैं, राशिद बता रहे थे, उनको एक्सपोर्ट्स के हवाले से सीखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से बैचेस बनते हैं, वो आ जाएंगे। तो ये है, एक मिनट दीजिएगा उन्हें। हेलो, हाँ, तो ये है सही। एजुकेशन आपने क्या, आपने मास्टर क्या है? यार मैं एक्चुअली इस वक्त मेरा मास्टर्स है सप्लाई चेन में, इकरा यूनिवर्सिटी से। साथ साथ मेरे पास ब्रासी का आपने नाम सुना है? किसका? ब्रासी बरासी। ब्रासी ब्रासी एक इंस्टीट्यूट है जो यहाँ पे सर्टिफिकेशन करवा रहा है सप्लाई चेन राइजिंग के साथ कोऑर्डिनेशन। तो वहाँ से मैंने प्रोक्योरमेंट और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन की है, ठीक है। बाकी ये है कि दूसरी चीज़ें साथ साथ चलते रहती हैं, कोर्सेज वगैरह ऑनलाइन वगैरह साथ साथ। मैंने भी बरासी किया। आपने कब किया? मैंने तो जॉब के साथ किया था। नहीं, जॉब के साथ तो मैंने भी किया था। मेरा 2014 में मैंने किया, लेट शुरू किया था मैंने ना। ओके। जॉब लेक्चर्स के बाद जॉब स्टार्ट कर दी थी, बट काफ़ी लेट स्टार्ट किया। 2014 में आपने शुरू किया था? 2014 में ख़त्म किया। अरे आपका तो बहुत पहले हो गया, आपका तो काफ़ी पहले माशाल्लाह हो गया। मेरा तो अभी 17 पे शुरू कर गया था। 17 में। हाँ, तो किस कैंपस से किया था वैसे आपने? ये जो आपका मेन कैंपस जो है डिफेंस वाला है? डिफेंस ही अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है। उसमें 2 EDC और वो 2 पर 2 होते थे, तो उन्होंने एक कर दिया। हाँ, वो मेन कैंपस जो शायद ख़त्म कर दिया, उसमें कुछ और काम होता था। सही है, सही। चलिए सर, शुरू की जो चीज़ें इतनी कोई कॉम्प्लेक्स है उसको लेके चलते हैं आगे, फिर आपके मेन कंटेंट के ऊपर हम आते हैं। यूजुअली पहली जो क्लास होती है वो इंट्रोडक्टरी क्लास ही हो रही होती है, फिर बाकी जो अपकमिंग सेशंस होते हैं उसके साथ फिर हम लोग ज़रा चार्ज करते हैं। और ये स्लाइड्स भी मैं आपसे शेयर कर दूँगा, लेकिन 3-4 सेशन गुजर जाए उसके बाद, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपकी भी ये रिक्वायरमेंट है 1 महीने में आपने ये कोर्स कंप्लीट करना है? कोई टाइम भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है? हाँ, मैं तो चाह रहा हूँ इतना जल्दी मैक्सिमम कर लूँ। चले अब देखते हैं। यूजुअली ये 6 वीक्स पे जा रहा होता है ये सेशन, जी, तो 1 महीने से ज़्यादा ही होता है। 1.5 महीने मुझे वैसे बताया था कि शायद 1.5 हाँ, महीने 6 का। वीक्स, वो 2 घंटे की एक क्लास होती है, एक सेशन होता है, तो वो 6 वीक्स पे जा रहा हूँ। लेकिन बीच में ऐसा भी हुआ है कि लोगों की रिक्वायरमेंट्स थी, क्योंकि मैं खुद भी जॉब कर रहा हूँ, तो मंडे टू फ्राइडे तो मेरा ऑक्यूपाइड ही होता है। तो सैटरडे संडे सामने वाली की रिक्वायरमेंट की डिमांड करता है। कुछ लोग होते हैं उनके ऑफिस सैटरडे को भी खुले हुए होता है, तो फिर संडे लोगों को मिलता है, तो वो तो वैसे ही जो है थोड़ा सा मसला ही मसाइल चल ही रहे होते हैं। तो उसके ऊपर ये होता है कि हम लोग म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं जो भी कैंडिडेट्स इस बैच के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और फिर हम लोग सेशन को, अगर हमें टाइम को बढ़ाना है, इस सेशन को हमने जल्दी उसकी रिक्वायरमेंट जो आपके 12 घंटों को पूरा करना है, तो वो फिर हम म्यूचुअली डिसाइड करके कर लेते हैं। सही है। मतलब कि हम संडे को भी टाइम बढ़ा सकते हैं फिर। देखिए संडे को आप ये कर देखिए, यूजुअली ये हो सकता है ना कि आप संडे का अगर 3 घंटे का करेंगे तो आपका 1 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। या अगर आप लोग सैटरडे आप लोग दे दें, 2 घंटे आप सैटरडे को दे दें, 2 घंटे आप संडे को दे दें, तो आपका 3 हफ्ते में कोर्स खत्म हो जाएगा। मेरे सैटरडे को जॉब होती है। सैटरडे को जॉब होती है ना, तो हम संडे को कोर्स की टाइम को बढ़ा सकते हैं, हाँ, अगर ये करने ठीक है। लेकिन वो
जाहिर सी बात है दूसरे लोगों से भी उससे उनको इंसाइट लेना पड़ता है। अगर वो अग्री कर ही जाते हैं कि हाँ यार वो इसके अंदर सही है तो फिर इस हिसाब से चलिए, मुझे करें। दोनों में तो वो सही- राशिद जो है वो फुली आपको बता रहा होगा, ठीक है, सही है। मैं अब्दुल बासित था। मैं इसमें सही हूँ कि अगर संडे को 2 घंटे भी तो भी सही है, लेकिन अगर 3 घंटे भी हो जाए तो भी हाँ, मुझे तो कोई उसमें ये कोर्स का आपका कोर्स का कंटेंट जल्दी कवर हो जाएगा। जी। आपका टाइम, अगर आपके पास टाइम के इश्यूज हैं तो आपका ये हो जाता है, ठीक है, सही है। वैसे तो अच्छी चीज़ ये है कि बकरीद वैसे कब है? 17-18 अगले महीने की। फिर हम कोशिश करते हैं उससे पहले हमारा ख़त्म अगर हम कर लें, थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा है, लेकिन अगर हम कर लें तो अच्छा है, वरना फिर ये बीच में वो छुट्टियाँ आएंगी तो ये लंबे ही चले जाए। बारह इसको देख लेते और डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा सर, सिंपल एक डेफिनेशन से शुरू करते हैं। आपकी यहाँ पे तो एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वो तो लिखी हुई है। आपके हिसाब से अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि यार आपकी नज़र में ट्रेड को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, या आपकी अपनी पर्सनल डेफिनेशन क्या होगी ट्रेड के हवाले से, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? अच्छा, ये जस्ट एक डिस्कशन का सेशन है, तो इसमें आप फ्री होकर बता सकते हैं कुछ भी, ठीक है। मैं अपना कुछ इनपुट देना होगा मैं दे दूँगा, ठीक है, और हम डिस्कस करते हुए आप आगे चल रहे होंगे, तो इसी तरीके से सेशन चलेंगे सारे। ट्रेड को तो मैं एक बिजनेस समझता हूँ कि बिजनेस है कि आप कोई भी सही है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक चीज़ की जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ट्रेड में एक्चुअली क्या हो रहा होता है? ट्रेड किन किन गुड्स जो है वो अच्छा, ट्रेड किन किन चीज़ों की हो रही होती है आपके ख्याल में? गुड्स को समझता हूँ, गुड्स की ट्रेड होती है, और क्या ट्रेडिंग में आ सकता है गुड्स के अलावा? अगर मैं आपसे कहूँ ट्रेड में सर्विसेज आ सकती हैं? सर्विसेज ट्रेड नहीं है। अच्छा, ट्रेड में यूजुअली क्या होता है? लेट्स से ट्रेड में मैं तो समझता हूँ जो भी जिस बाई शेप बाई या जो भी इस तरीके से कोई भी गुड्स वगैरह आ रही थी वो मैं इसको ट्रेड समझता हूँ। ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वन ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सिविलाइजेशन व्हाइल ट्रेडिंग इज ग्रेट बिजनेस वेंचर, अर्निंग मनी इज नॉट द ओनली गोल ऑफ ट्रेड। पहली चीज़ तो ये होगी, ठीक है। अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है कि इज नेसेसरी फॉर अस टू सेटिस्फाई आवर नीड एंड डिमांड। इसमें भी कोई दो राय नहीं, सही है। नो सिंगल पर्सन कैन गैदर एंड फाइंड एवरीथिंग दे नीड। अच्छा, यहाँ पे सिंगल पर्सन की बात करूँ, या मैं इसको इस सिंगल पर्सन को हटा के मैं कंट्री भी लिख सकता हूँ, ठीक है। थ्रू ट्रेडिंग वी आर एबल टू स्पेशलाइज इन डिफरेंट फील्ड्स एंड सिंपली एक्सचेंज गुड्स एंड मटेरियल। मैं आगे देख लूँ आगे क्या है, ठीक है। अच्छा देखिए बॉस, अगर एक चीज़ आप इसको अंडरस्टैंड करें, हम जो बेसिक चीज़ कह रहे होते हैं ट्रेड में, एक चीज़ क्या आ रही होती है कि बिटवीन द बायर एंड सेलर ये चीज़ हो रही होती है आमतौर पे, ठीक है, सही है। या एप्लीकेंट और बेनिफिशरी कह लें, या इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर कह लें। तो एक चीज़, एक बंदे के पास अगर एक चीज़ मौजूद है, लेट से एक कंट्री है, उसके पास मैंगोज की एक प्रोडक्शन है, ठीक है, और बल्क पे होते हैं कि वो अपनी जो कंट्री की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के बाद भी उनके पास इतना बचता है कि वो उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। राइस है, या गंदम है, या आटा है, या इस किस्म की जितनी भी चीज़ें, या आपका आप सी फूड कह लें जो आप कह रहे होते हैं, ठीक है, या आपकी कोई दूसरी चीज़ है, आपका शुगर केन है, आपकी दूसरी रिक्वायरमेंट्स है, वेजिटेबल्स हैं, आपकी जिंजर है, आपका गार्लिक है, और अगर आपका एक रिच, आपका एक एग्रीकल्चर आपकी कंट्री है जो प्रोड्यूस कर रही है कि आपकी जो आपकी गवर्नमेंट, आपकी जो लोकल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद भी अबंडेंस में बच रहा है, और वो फिर वो डिसाइड करते हैं यार ये क्यों हम एक्सपोर्ट्स करें और उन लोगों को दें जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती। तो वहाँ पे हो क्या रहा होगा कि एक जगह से गुड्स जा रहे होंगे और उसके अगेंस्ट में उसकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू आ रही होगी। यानी अगर मैं सर्विसेज भी दूंगा तो मैं सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट ही आमतौर पर दे रहा होता, कहीं ना कहीं मैं उसकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू चार्ज कर रहा होता। आप अपने घर में भी कोई ना कोई काम करवाते हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन को बुलाए, कोई प्लम्बर को बुलाए, तो वो आगे क्या दे रहा होता है? तो सर्विसेज आपको दे रहा होता है, चीज़ें भले आप खुद उसको अरेंज करके दे रहे होते हैं, सर्विसेज दे रहे होते हैं और उसके अगेंस्ट में कोई चार्ज कर रहा होता है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं बात कर रहा था कि एक फर्टिलाइज़र है और ऑयल एंड गैस सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये भी मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी मशीनरीज लगी हुई है इनके प्लांट्स के ऊपर, डू यू रियली थिंक कि वो सारी की सारी मशीनरी पाकिस्तान में बनी? मेनली क्या होता है, ये मशीनरीज इम्पोर्ट्स की भी होती है,
अब मिसाल के तौर पे एक मशीनरी है वो जर्मनी से आई हुई है, फ्रांस से आई हुई है, यूएस से आई हुई है, बेल्जियम से आई हुई है, चाइना से आई हुई है। अगर वो इनमें से किसी भी जगह से आई हुई है, यूरोप में किसी रीजन से आई हुई है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसके स्पेयर पार्ट्स मुझे किससे लेना पड़ेंगे? वहीं से लेना पड़ेंगे जहाँ से जिनसे मैंने मशीनरी ली है। और अगर मुझे उस मशीन के अंदर किसी भी किस्म की टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, वो मैं किससे लूँ? अगर अगर मेरा यहाँ पे जो लोकल मेरी टीम बैठी है, जो टेक्निकल टीम बैठी है, अगर वो उस इशू को रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे होते तो मुझे मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या रह जाएगा कि मैं वहाँ से उनकी कोई ना कोई रिसोर्स को कॉल करूँ, बुलाऊँ कुछ सर्विसेज। तो वो क्या है, वो भी सर्विसेज है, वो भी ट्रेडिंग पे आ रहे होते हैं। सही है। अच्छा तो ये तो एक हमारी ट्रेड के ऊपर एक हमारा डिस्कशन यहाँ पे हो गया। सही है। अच्छा दूसरा, अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में आप क्या समझते हैं, क्या डिफरेंस है? इंटरनेशनल तो जो मुल्क से बाहर से जो भी ट्रेड जो भी हो रही है, यानी अगर मैं बात करूँ अक्रॉस द बॉर्डर्स की, अगर मैं ट्रेड की बात करूँ, यानी मैं अक्रॉस द बॉर्डर्स जाके कोई भी चीज़ लेके आऊँ अपनी कंट्री के अंदर या अपनी कंट्री से बाहर भेजूँ, तो वो सारी किस में फॉल करेगी? इंटरनेशनल ट्रेड। आपका सी फूड का आप बिजनेस से लेंगे तो वो सी फूड्स बाहर भेज रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल ट्रेड है। एक बंदा है वो यहाँ पे, लेट से मैं एक बात करता हूँ कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे इम्पोर्टर्स ऐसे बैठे हैं जो हमारी बाहर से टेप्स की इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो टेप्स की अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी इंटरनेशनल ट्रेड में फॉल कर रहे हैं। ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, मसला सारा का सारा जो है वो भी हम आगे और डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के वाले से, फिर मैं वहाँ पर बात करता हूँ। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि वाइल इंटरनेशनल ट्रेड इज़ नथिंग न्यू, देयर आर रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रेड हैपनिंग अक्रॉस द ओशन थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन द प्रीवियस सेंचुरी इज वास्टली इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड। अच्छा होता जिस तरीके से यहाँ पे बात हो रही है ना कि ये तो इंटरनेशनल ट्रेड अभी एक टर्म रिसेंटली आई है, इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट रिसेंटली, जब जैसे अगर हम बात करें कि जब बीच में ये रूट्स आइडेंटिफाई हो गए कि भाई कंटेनर्स के थ्रू भी इम्पोर्ट्स हो सकती है, बड़े बड़े वेसल्स आ गए, एयरक्राफ्ट के थ्रू भी आपकी जो है आपको असिस्टेंस मिली था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, तब आप यहाँ से बैठ के किसी भी बायर को या सेलर को किसी भी दूसरी कंट्री पे अप्रोच कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट के हवाले से बता सकते हैं और उससे ये ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो जहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी ये अलाउ कर रही है कि आप बायर और सेलर ढूंढें, वहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ आपकी बीच में जो रिसेंटली एडवांसमेंट हुई है, जो जैसे बाय ट्रेन के थ्रू शिपमेंट हो रही थी, बाय रोड के थ्रू हो रही थी, बाय सी के थ्रू हो रही थी, तो वहाँ उन चीज़ों ने भी आपको ये अलाउ किया कि अब आप उसको प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंट भी करवा सकते हैं, उसको प्रैक्टिकली वो कर भी सकते हैं। यानी एक तो चीज़ों ने आपने डिसाइड किया है मैंने ये पोर्ट कर लें, लेकिन अब वो चैनल्स भी ऐसे मौजूद हैं जो आपको ये अलाउ करते हैं, आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं कि आप अपने उस इंटेंशन को पूरी तरह से फुलफ़िल करके कंप्लीट कर सकें। ठीक है। अच्छा अब यहाँ भी एक चीज़ लिखी हुई है कि ज़रा इसको आप एक दफ़ा और पढ़ भी लें। यहाँ पे एक एग्जाम्पल का डिस्कस हुआ, एक दफ़ा ज़रा आप पढ़ लें, उसके बाद हम भी डिस्कस भी कर लेंगे। अच्छा देखिए, अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, तो इसका मतलब क्या है कि लेट से कंट्री ए और कंट्री बी दोनों के बीच में अगर कोई भी ट्रेडिंग हो रही है, तो मिसाल के तौर पे अगर अब इसका इम्पैक्ट देखिए किस तरह जाता है। मिसाल के तौर पे दोनों पार्टीज अगर एक ही कंट्री में और आपस में बाइंग और सेलिंग करते हैं, लेट से आपको कोई चीज़ चाहिए, पंजाब में कोई बंदा बैठा है, आप उससे कोई चीज़ बाय कर रहे हैं, लेकिन है पाकिस्तान के अंदर ही। ठीक है। ऐसी भी किसी भी किस्म की अगर रिपोर्ट हो रही है, तो अगर आपके मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की कोई पॉलिटिकल कंडीशन, कोई पॉलिटिकल चेंज आता है, तो उसका जितना इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा उसके ऊपर भी पड़ेगा। मिसाल के तौर पे कोई अनसर्टेन सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, कोई एक बहुत बड़ा पावर फेलियर हो जाता है पूरे मुल्क के अंदर, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा, उसके ऊपर भी पड़ेगा। मिसाल के तौर पे रिसेंटली क्या होता है कि गवर्नमेंट
लेबर की वेजेस को बढ़ा देती है, उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर भी पड़ेगा, आपके ऊपर भी पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ जाती है, आपकी जो इंडस्ट्री यहाँ पे जिसकी मशीनरी गैसेस से चल रही है, गैस की प्राइसेस बढ़ जाती है, ठीक है। या इस मिसाल के तौर पे आपकी कोई फ्लड की कोई सिचुएशन आ जाती है, या आपकी ऐसी कोई भी सिचुएशन आ जाती है, तो उसका जितना इम्पैक्ट उस पार्टी के ऊपर पड़ेगा उतना ही आपके ऊपर भी पड़ेगा इनडायरेक्टली। मिसाल के तौर पे अब इसी इम्पैक्ट को आप ले जाए इंटरनेशनल के ऊपर, लेवल के ऊपर। एक कंट्री के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, दूसरी कंट्री के अंदर वो चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आपस में दोनों पार्टीज़ का लिंक है, तो आप समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर आएगा या नहीं आएगा? आएगा। ये एग्जांपल यहाँ पे दी जा रही है, ये एक कंपनी है जो स्टिकर्स बनाती है, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे जैसे कह रहे हैं कि अगर उसका प्लांट जो था, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, वो कह रहा था मलेशिया में था। अब एक गवर्नमेंट वहाँ पे चल रही थी, अब वहाँ पे पॉलिटिकल चेंज आया, अब जो गवर्नमेंट पहले थी अब वो गवर्नमेंट चेंज हो गई है। अच्छा, अब की जो गवर्नमेंट आई है उन्होंने कहा नहीं यार, जो हमारी पर आर वेज लेबर्स को दी जा रही थी वो तो बड़ी कम है यार, इंक्रीज किया जाए। तो अब अगर वो इस किस्म की कोई भी एक्टिविटी करने के लिए जाते हैं, तो आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट वो जो कंपनी शूज़ बना रही है उसकी फाइनल कॉस्ट के ऊपर आएगा या नहीं आएगा? अच्छा, अगर ऐसा कुछ भी डिसीजन लिया जाता है जिसकी वजह से फाइनल आपकी जो कॉस्ट है, ऑब्वियसली सी बात है कि अगर एक अमेरिकन स्टिकर कंपनी एक शूज़ बना के $200 में वो बेचने का सोच रही थी, ठीक है, जब ये कोई इम्पैक्ट आया तो ऑब्वियसली सी बात है उनकी कॉस्टिंग चेंज हुई। तो उन्होंने कहा यार जो शूज़ $200 का बिक रहा था अब हम $200 का नहीं बेच सकते, क्योंकि उसके ऊपर लेट से उन्होंने अपना एक प्रॉफिट मार्जिन सेट किया होता है, एक परसेंटेज सेट की हुई थी, लेट से हर शूज़ के ऊपर वो 5% अर्न करेंगे। तो जब ये चीज़ हुई तो उन्होंने कहा यार हमें अपनी कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, यानी $200, यानी वो शूज़ जो पहले वहाँ पे अगर कोई उस मॉल में जहाँ पे वो शूज़ बिक रहा था वहाँ में अगर कोई जाता और वो $200 का वो शूज़ बाई कर रहा था, तो अब अगर ये अपनी कॉस्ट बढ़ाएंगे, जैसे $200 से उसकी कॉस्ट को करते हैं $250 करते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है ये $250 करने का मकसद ये है कि उन्होंने अपनी प्रॉफिट मार्जिन को तो मेंटेन कर लिया, लेकिन उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा? ठीक है, तो इसीलिए ये तो खैर एक सिंपल सी एक एग्जांपल है, लेकिन आप जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक ये तो एक होगा ना, एक सिंपल एग्जांपल होगा। अब जैसे मैं आपसे बात करता हूँ कि आपको इल्म में होगा कि रिसेंटली हम इंडिया से जब हमारी ट्रेडिंग खुली हुई थी तो होता क्या था, मैं उस वक्त जाफ़र ब्रदर्स में ही था, तो वो लोग आपकी अच्छा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है, किस लिए होता है? फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का। तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का क्या होता है कि आपकी जो भी फील्ड्स होती है, आपकी जो फसल है, आपकी फसल को कीड़ा ना लगे या आपकी फसल इस तरह की किसी भी चीज़ से ख़राब ना हो, उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है? और आपकी फसल की आप कह लें कि जो प्रोडक्शन है या जो पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? फर्टिलाइज़र, जिसमें डैप भी होता है, DAP भी होता है, डायमोनियम फॉस्फेट, और आपका यूरिया भी होता है। ये मेनली दो फर्टिलाइजर होते हैं जो ज़्यादातर यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो फौजी, फातिमा और एग्रो ये फर्टिलाइजर्स में डील कर रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि बहुत सारी जैसे रॉ मटेरियल की बाइंग बाहर से हो रही होती है और फिर फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैं जाफ़र ब्रदर्स की बात कर रहा हूँ तो वो जो क्या करते थे वो इम्पोर्ट्स करते थे। अच्छा, वो इम्पोर्ट्स में क्या करते थे कि उनकी कुछ इम्पोर्ट्स जो थी वो होती थी इंडिया से और मेनली उनकी इम्पोर्ट्स होती थी चाइना से। क्लियर? अच्छा, जब ये इम्पोर्ट्स चल रही थी ना, अब दो चीज़ें हो, चाइना के अंदर जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगी हुई थी ना, उधर क्या हुआ कि वहाँ पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ। और ये मैं आपको मतलब रिसेंटली बात बता रहा हूँ जो वाकई में सच है। तो जहाँ पे वो इंडस्ट्रीज़ लगी हुई थी जहाँ से ये लोग बाइंग कर रहे थे पेस्टिसाइड्स की, वहाँ पे क्या हुआ कि शिपमेंट इन्होंने ऑर्डर वगैरह सब किया हुआ था, ऑर्डर लॉक थे, शिपमेंट डिलीवर होने थी फ्यूचर डेट्स के अंदर, ठीक है। LC साइड LC वगैरह सब खुल चुकी थी सब। तो जहाँ पे वो डील कर रहे थे आपके जिन कंपनीज़ के साथ, तो जब ये
एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का इशू आया ना, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर इंडस्ट्रीज को शट डाउन करवा दिया। ठीक है, अच्छा जब ये शट डाउन हुआ तो उससे इम्पैक्ट क्या हुआ, मैं वो आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे जो हुआ कि लेट से एक ही पेस्टिसाइड्स को अगर 10 कंपनीज भेज रही थी तो उन्होंने 8 बंद कर दी, उन्होंने 8 बंद करके सील कर दी। सही है, उससे हुआ क्या कि सारा जो डिमांड का मसला था, यानी जो डिमांड इतनी मल्टीपल कंपनी से फुलफिल हो रही थी, वो उसका सारा लोड कहाँ पे आ गया, उन दो पे आ गया जो कि पूरी कर रही। इवेंचुअली उसकी वजह से क्या हुआ कि अगर एक ऐसी खुली भी थी ना, तो उसके लिए अब बाहर की तरफ से आया करे, यानी गवर्नमेंट की तरफ से इशू है और ये हो गया और ये बंद कर दिया। तो अगर आप फिर भी चाहते हैं तो कहते हैं या तो आप एलसी कैंसिल कर दें, लेकिन अगर आप एलसी कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें आपस में लिंक होती है ना ट्रेड के अंदर। मैं अगर कोई चीज़ मंगवा रहा हूँ, जैसे जाफर ब्रदर्स वाले अगर एक पेस्टिसाइड्स को मंगवा रहे हैं, तो उनकी जो सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन टीम है, उन्होंने आगे जो भी उनकी सेल्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं, ठीक है, यानी उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन टीम है, उन्होंने आगे उनकी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं, जो जिसके वजह से वो चीज़ कहाँ तक पहुँच रही है, फार्मर्स तक पहुँच रही है, उनको ये एक टाइमलाइन दी हुई यार ये हम आपको इस डेट तक दे देंगे, और फिर वो फार्मर्स को ये पास वो चीज़ अवेलेबल होगी। तो अब अगर वो इस चीज़ को कैंसिल कर दे तो ये तो एक बहुत बड़ा क्योस खड़ा हो जाएगा, यानी मार्केट पे क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा कि यार एक चीज़ जो उन्होंने टाइमलाइन कमिट की भी नहीं, दे नहीं पाए। फिर दूसरे जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो आपके प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, वहाँ से आपकी वो रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। उन्होंने कहा यार ये तो अब नहीं कर सकते, तो कहने लगे यार फिर हम कर ये सकते हैं कि भाई जो भी इंक्रीज़ आ रहा है उसका लेट से 50% इंक्रीज़ आप बेयर कर लें, 50% हम बेयर कर लें, इसके ऊपर अग्री हो, वैल्यू इंक्रीज हुई। ठीक है, सिमिलरली जब हम इंपोर्ट्स कर रहे थे इंडिया से, अच्छा इंडिया में भी क्या हुआ, लेट से मैं अगर एक प्रोडक्ट की बाइंग इंडिया से कर रहा हूँ, एक फिनिश गुड मैं इंडिया से ले रहा हूँ जो मैं यहाँ पे लाऊंगा और बेचूँगा, ठीक है, तो वो भी उसका रॉ मटेरियल कहाँ से बाई कर रहे थे, चाइना से। तो जब ये इम्पैक्ट आया ना, तो इवेंचुअली इंडिया में जो भी कमोडिटी सेल हो रही थी उसकी प्राइसेस भी बढ़ गई। तो ये ओवरऑल देखिए इम्पैक्ट किस किस जगह आ रहा है, यानी आप ले रहे हैं इंडिया से, इंडिया ले रहा है चाइना से, इम्पैक्ट एक जगह आ रहा है लेकिन उसके रिजल्ट कहाँ कहाँ आपको नज़र आ रहा है। तो ये आपस में एक चीज़ें इस तरीके से लिंक हो रही होती है। ठीक है, जैसे हमारे साथ भी ये चीज़ हो रही है कि हम लोग बहुत सी है ना फिश हैं जो कि हम लोग फिनिश, मतलब ये लोग जो ना को चाइनीज आगे रीप्रोसेस करके अमेरिका को बेचते हैं। अच्छा अच्छा, अब चाइना अमेरिका कोल्ड वॉर में लगे हुए, कोल्ड वॉर में लगे हुए। उन लोगों की जब हालात ख़राब मामला था आपस में, तो चाइना ने वो हमसे लेना बंद कर दी, तो हमारे यहाँ पे एकदम से सारी इसकी वैल्यू भी गिर गई और वैल्यू भी गिर फिश गई। भी ज़ाया हुई। फिश भी जाया हुई, सही है, कि ये तो एक लिमिटेड टाइम तक हम लोग रख सकते हैं ना, वो तो बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ये पॉलिटिकल और ये सब जो मसले मसाइल होते हैं, ये इसके बड़े बहुत दूर तक बहुत इसके सीवियर रिजल्ट्स आते हैं। तो देखा जाए तो ये मतलब अभी ये इसका देखिए ये इसकी वो साइड है जो इसकी डार्क साइड आप कह लें, यार एक इसकी अच्छी साइड तो है कि यार लेट से मुझे एक चीज़ को पाकिस्तान में कोई इंपोर्ट करनी है, और अगर वो चीज़ पाकिस्तान में बैन नहीं है तो मैं उसको मंगवा सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरी मुल्क में उस चीज़ की डिमांड एग्जिस्ट कर रही है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसको बैन नहीं किया हुआ, लेकिन उसके बाहर एग्जिस्ट कर रहे हैं जो उसकी वो कीमत देने को तैयार है, तो मैं उसको बाय करके उनको दे सकता हूँ, उनके लिए अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये लेकिन अगर वाइस वर्सा के ऊपर आप ये दूसरा इम्पैक्ट जब देखते हैं ना कि यार ये वाली जो चीज़ आती है इसका बड़ा एक इसकी डार्क साइड भी है। ठीक है, तो भारत आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं आपको सिंपल आप जैसे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इसको डिवाइड किया हुआ है होम में और फॉरेन में। होलसेल ट्रेड से भी आप वाकिफ़ है, रिटेल से भी आप वाकिफ़ है, इंपोर्ट से भी आप वाकिफ़ है, एक्सपोर्ट से। एंटरपोर्ट ट्रेड एक मेरे ख्याल से एक ऐसी टर्म है, एंटरपोर्ट। अच्छा देखिए मैं एक ओवरव्यू तो देते हुए सबका ही चलूँ। होलसेल ट्रेड में आपका क्या होता है कि लेट से अगर मैं बात कर रहा हूँ होलसेल और रिटेल की, तो अगर हम एक इस साइकिल को देखते हैं तो होता है क्या है कि लेट से होलसेलर हो गया, यानी आपका मैन्युफैक्चरर हो गया, उससे वो चीज़ होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर पे जाती है, फिर रिटेलर पे जाती है, फिर आपका कस्टमर और फिर कंज्यूमर पे आ रही होती है। ठीक है, तो लेट से अगर मैं होलसेलर की बात करूँ यहाँ से
तो जो होलसेलर है उसका कस्टमर कौन है? वो भी हो सकता है, या लेट से मैं बात करूं कि होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर लेट से कर लूँ, तो उसका जो कस्टमर है वो रिटेलर है, और रिटेलर का कस्टमर आप और मैं। तो हम जब भी बाइंग करेंगे रिटेलर के पास जाएंगे बाइंग करने के लिए, तो हमारे पास जो क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। यानी हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाएंगे, हर बंदा अपनी रिक्वायरमेंट के पास से रिटेलर के पास जाएगा और बाय कर रहा होगा। लेकिन जब ये रिटेलर होलसेलर के पास जाएगा तो ये बल्क पे जाएगा। तो इसीलिए यूजुअली क्या होता है कि जो एक आपके, अगर आप कोई भी रिटेलर अगर वो कोई भी चीज़ ख़रीदने जाए तो उसका बेस्ट बेनिफिट ये होता है कि वो वहाँ से जाए जो डायरेक्ट कंपनी से ले रहा है, क्योंकि वो जहाँ से वो डिस्काउंट्स आगे से ले रहा होता है वो आपको पास ऑन कर सकता है। बीच में आप अगर किसी ऐसे बंदे को, बीच में जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व होते रहेंगे डायरेक्टली, उसकी वजह से क्या होता रहेगा, इवेंचुअली आपकी कॉस्ट इम्पेक्ट बढ़ता रहेगा। हर चीज़ में ये ठीक है, ज़्यादा हो चुके हैं, हाँ वो गाड़ी सही हो है, या कोई भी चीज़ हो। ऐसे ही ऐसे ही। अब अगर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करूँ, ये भी आपका है कि भाई लेट से पाकिस्तान में कोई चीज़, अब आप एक कंट्री है उसमें अगर किसी दूसरी कंट्री से कोई चीज़ आ रही है तो वो इम्पोर्ट से, अगर किसी दूसरी कंट्री में उसकी कोई चीज़ आ रही वैसे है लोग कस्टमर भी जा रहे हैं, होलसेलर से भी जाके कभी कभी जा सकते हैं जी। प्लाजा में या गोटा में, प्लाजा में आपको टॉय वगैरह मिल जाते हैं, खिलौने मिल जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा वो सके एंटरपोर्ट ट्रेड भी क्या है, जी सर अभी आप बात कर रहे हैं ना, आपकी एग्जाम्पल इसके ऊपर अप्लाई हो रही है कि लेट से आप जो बात कर रहे हैं, हमारा जो सी फूड है, लेट से एक कैटेगरी की जो फिश थी या एक सी फूड था, हम लोग यहाँ से देते थे चाइना को, चाइना उसको रीप्रोसेस करके देता था अमेरिका को। तो ये बड़ी परफेक्ट एग्जाम्पल है एंटरपोर्ट ट्रेड कि एक चीज़ पहले इम्पोर्ट की जाए, उसके ऊपर फर्दर कुछ काम किया जाए, फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए। इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एंटरपोर्ट। यस, ये ठीक है कि लेट से अगर एक मेरे पास इसी वो एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं है, खैर सही है। अच्छा अब हम ज़रा बैरियर्स के ऊपर बात कर ले रहे हैं। बैरियर्स के ऊपर बात करके इस सेशन को क्लोज करेंगे और फिर नेक्स्ट फिर प्रॉपर सेशन जो है कंटिन्यू करेंगे। अच्छा 3 तरह की चीज़ें आपको नज़र आ रही है, टैरिफ, नॉन टैरिफ, कोटा। अच्छा टैरिफ मैं एक चाहूँगा आप एक दफ़ा पढ़ते रहे, फिर हम इसको डिस्कस करते हुए आगे निकल जाएंगे। अच्छा टैरिफ भी कह लें, ड्यूटीज़ कह लें, टैक्सेस कह लें, जैसे इम्पोर्टेड गाड़ी में ठीक है। अच्छा टैरिफ को लगाने का मकसद क्या होता है, यानी आपकी जो कॉस्ट है उसको इंक्रीज़ करना है। एक तो ये, ठीक है, कॉस्ट तो ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी। मकसद एक्चुअली क्या होता है कि ये इसके अंदर लोगों को रेजिस्ट करना कि लोग उस चीज़ की बाइंग की तरफ से हटें। अगर लोग किसी इस किस्म की इंपोर्ट्स में इन्वॉल्व हो गए जिसके ऊपर गवर्नमेंट टैरिफ लगा रही है, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट चाह रही है कि लोग अब इससे हटें, इसकी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इंपोर्ट से रिमूव हो, बैक करें, ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टैरिफ आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज दैट कुड अदरवाइज नॉट कम्पीट विद फॉरेन प्रोड्यूसर्स। Of course, the countries affected by those tariffs usually don't like being economically disadvantaged. ये क्यों कहा जा रहा है इसको भी हम डिस्कस करते हैं। Which often leads them to impose their own tariff to punish the other country. अब देखिए इसमें चक्कर क्या है। अब अगर मैं बात करूँ इसमें किसी एग्जाम्पल की आपसे बात करूँ तो इसकी एक बड़ी सीधी सादी एग्जाम्पल है जो मेरे पास अभी आ रही है, आप चाहें तो आप भी दे दीजिएगा कोई। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, आप भी मानते हैं इस चीज़ को, और पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट सारी वेजिटेबल प्रोड्यूस हो रही है, या हमारी सॉइल ऐसी है कि उसके अंदर अगर हम कोई वेजिटेबल प्रोड्यूस करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। जिंजर और गार्लिक से आप, ठीक है। यूजुअली क्या हुआ था रिसेंटली कि जब मैं वहीं पे जाफर ब्रदर्स में ही था तो उनका एक डिवीज़न था, एग्री डिवीज़न। उन्होंने क्या किया कि जिंजर और गार्लिक इसकी इंपोर्ट शुरू की चाइना से, जिंजर और गार्लिक की इंपोर्ट शुरू की चाइना से, ठीक है। चाइना वो चीज़ दे रहा था, साथ साथ आपको सारे सर्टिफिकेट के साथ दे रहा था कि यार हमने
ये चीज़ अगर प्रोड्यूस हम कर रहे हैं, हलाल सर्टिफिकेट भी आपको दे रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट बॉडी से ऑथेंटिक, ये चीज़ भी दे रहे हैं कि यार जब ये चीज़ जो प्रोड्यूस हुई है इसमें किसी भी किस्म की कोई दूसरी एक्टिविटी शामिल नहीं है, जिसकी वजह से ये जैसे पाकिस्तान में एक प्रोडक्ट आनी है वो हलाल होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे लोग उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो वो सारी डॉक्यूमेंटेशन वो प्रोवाइड कर रहे थे जो इस चीज़ को एड्रेस कर रही थी कि हाँ यार ये जो प्रोडक्ट आ रही है ये हलाल है। और रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि पिछले कुछ सालों में ये चीज़ आ रहा है मार्केट में भी, लोकल मार्केट में आ गई थी कि यार ये जो है चाइना की चीज़ है, ये आपकी पाकिस्तानी है। ठीक है, उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा थी, उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा थी, या कह लें आप वो कॉस्ट में बेहतर थी और आपकी जो लोकल प्रोड्यूस हो रही थी वो कॉस्ट में महंगी थी, ये था। ठीक है, तो अच्छा पहले तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब हुआ ये कि आपके जब लोगों का रुझान उस तरफ हो गया ना, यानी ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट अपने आप में सही थी, उसका वो फ्लेवर भी था, उसका वो टेस्ट भी था और वो रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल भी कर रही थी। तो जब इसमें मल्टीपल लोग जाना शुरू हुए ना इसकी इंपोर्ट्स के अंदर, तो फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने देखा, कह रहे यार क्योंकि उससे होने क्या लगा कि आपकी जो लोकल जो प्रोड्यूसर्स थे उनकी बाइंग ही नहीं, उनकी वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो पा रही थी, तो आपकी बहुत बड़े लेवल के ऊपर, बहुत बड़े स्केल के ऊपर वो सारे लोग जो है वो सफ़र करना शुरू हुए, आपके लोकल प्रोड्यूसर्स सफ़र करना शुरू हुए, शोर मचाया उन्होंने। तो फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया, उन्होंने उसके ऊपर देखिए एक वो चीज़ जो आपके मुल्क में अगर प्रोड्यूस हो रही है और उसके बाद भी आप उसको बाहर से इम्पोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर एक टैरिफ होता है रेगुलेटरी ड्यूटी के नाम से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने वो इम्पोज किया। इम्पोज करने का मकसद क्या था, जब वो टैरिफ इम्पोज उन्होंने किया ना तो उसके बाद पहले क्या हो रहा था, इम्पोर्ट हो रही थी, रीफर कंटेनर में मटेरियल आता था और वो रीफर कंटेनर आने से पहले ही सेल हो चुका होता था, पार्टी को ऑलरेडी सेल हो चुका होता था। तो पोर्ट पे आता था रीफर कंटेनर और डायरेक्टली उसकी डिलीवरी चले जाती थी जिससे उसके पैसे दिए हुए होते थे, क्लियरेंस हुई, पैसे ट्रांसफ़र हुए, कंटेनर ट्रांसफ़र। तो अब जब ये चीज़ हुई तो क्या हुआ, पहले लोग प्रॉफिट पे जा रहे थे, लेकिन खुद तो वो प्रॉफिट पे जा रहे थे, लेकिन अगर देखा जाए तो आपकी इकोनॉमी को एक नुकसान पहुंच रहा था क्योंकि आपके लोकल प्रोड्यूसर्स सफ़र करना शुरू हो गए। तो जब ये गवर्नमेंट ने एक्शन लिया तो फिर वो ब्रेक इवन पे आए और फिर वो लॉस पे गए। तो फिर वो अब ये जब टैरिफ इम्प्लीमेंट हुआ, गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया तो उससे लोग बैक किए कि यार अब क्या फ़ायदा, अब तो फ़ायदा ही नहीं, यानी मतलब इतनी बगसबारी करूँ, डॉक्यूमेंटेशन में इन्वॉल्व हो, उसके बाद अगर प्रॉफिट भी ना हो तो फिर करने का फ़ायदा क्या है, बैक किया। तो ये एक्चुअली गवर्नमेंट इस तरह के टैक्टिक्स को यूज़ करता है, आ रहे हैं, लेकिन अब उसकी जो जिंजर और गार्लिक, अब जो जिस तरीके से पहले मल्टीपल लोग इंगेज हो गए ना वो लोग बैक ऑफ कर गए, यानी आपका वॉल्यूम कम हो गया। मैं वही आपको बता रहा हूँ ना कि एक चीज़ है ना कि अगर उसकी डिमांड एग्जिस्ट कर रही है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से बैन नहीं है, लेकिन आपके पर्टिकुलर लोग हैं जो उसके पैसे दे सकते हैं, तो उनके लिए तो इम्पोर्ट्स हो सकती है, वहाँ पे चार्ज कर लेंगे, वो हाई वैल्यू चार्ज कर लेंगे। लेकिन अगर हम जनरली देखें, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर मतलब इस चीज़ को मेरे ख्याल से आप भी अंडरस्टैंड करेंगे कि कोई भी जो आपकी गवर्नमेंट है वो ये नहीं चाहती, देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो एक अलग बात है ना, लेकिन आपकी जब लोकल प्रोड्यूसर्स सफ़र करना शुरू होंगे, यानी मिसाल के तौर पे आपने रिसेंटली देखा होगा जब कोविड चल रहा था तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ने बड़ी बुरी तरह से सफ़र किया था, यानी जो लगे हुए ऑर्डर्स थे वो भी कैंसिल हो गए थे, सही है, इंडस्ट्रीज शट डाउन हुई थी। तो उसकी वजह से हुआ क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी थी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में ऑलरेडी फ्रीज हो चुकी थी, ठीक है, कोविड की वजह से इंडस्ट्रीज शट डाउन हुई, लोग अनएम्प्लॉयड हुए। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा था, उस वक्त की गवर्नमेंट के ऊपर पड़ रहा था, यार वो क्या इनिशिएटिव्स ले रही है उन लोगों के लिए। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के गवर्नमेंट को नज़र आता है, उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर भी जाता है, उसकी वजह से इवेंचुअली आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वो जो भी उस वक्त की जो भी गवर्नमेंट होती है उनको ये नज़र आ रहा होता है कि यार हम लूज़ कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट, तो वो कभी भी ये चीज़ को चाहते नहीं हैं, तो वो इस किस्म के फिर एक्शन ले रहे होते हैं ताकि आपके जो है ये इस चीज़ को वो सस्टेन करें उसके अंदर उस वैल्यू। अच्छा, अब मैं ज़रा इसके ऊपर आगे आता हूँ। नॉन टैरिफ की एग्जाम्पल आ रही है,
नॉन टैरिफ एक्चुअली क्या है कि आप बैरियर दैट रिस्ट्रिक्ट ट्रेड थ्रू मेजर्स अदर देन द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ, इसको भी एक दफ़ा पढ़ लें आप, फिर मुझे आप बताइएगा कि नॉन टैरिफ से आप क्या समझ रहे हैं। अच्छा आप देखिए, जैसे टैरिफ है, टैरिफ में क्या था, टैरिफ में पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं कहूँगा मैं, गवर्नमेंट क्या यूज़ करती है, टैक्सेस इम्पोज करती है, यानी मॉनेटरी वैल्यू इम्पोज करती है, ठीक है, एडिशनल जो होती है। नॉन टैरिफ में क्या होगा, ऑब्वियसली सी बात है, नॉन टैरिफ के अंदर वो ये चीज़ नहीं कर सकते। नॉन टैरिफ के अंदर वो डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आपको लगा देंगे कि उसको फुलफ़िल आपने करना होगा तो आप उसकी इंपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मिसाल के तौर पे हाँ हाँ ठीक है, अब ये आपका, अब लेट से क्वालिटी और क्वांटिटी रिक्वायरमेंट की मैं बात करूँगा। पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, गाड़ियाँ यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं, पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चल रही है, तो वहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका भी रोज़गार चल रहा है, ठीक है। वो कंपनी भी अपनी एक्सपेंशन कर रही है, अपने प्लांट को इंक्रीज़ कर रही है, और एम्प्लॉयमेंट का लोगों को मौका मिल रहा है, ठीक है। आपकी जो यहाँ पे जो लोकल गाड़ी बन रही है लेट से, वो लोगों को सस्ती मिल रही है एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि बीच में आपने देखा होगा कि एक बूम आ गया था जैपनीज़ गाड़ियों का, ठीक है, इम्पोर्ट्स के थ्रू जैपनीज़ गाड़ी आना शुरू हो गई थी। अच्छा, अब पाकिस्तानी लेट से पाकिस्तान अपने रिलेशनशिप जो थे वो जापान गवर्नमेंट के साथ ख़राब नहीं करना चाह रही थी। उन्होंने कहा हम टैरिफ तो नहीं लगाएंगे, हम टैरिफ तो नहीं लगा सकते क्योंकि हम अपने रिलेशनशिप्स ख़राब नहीं करते उनके साथ, तो फिर क्या करें। तो लेट से उन्होंने एक रिक्वायरमेंट डाली कि भाई जो भी गाड़ियाँ आप इंपोर्ट हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर जापान से, उसके अंदर उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि एयर बैग होना चाहिए। लेट से मैंडेटरी कर दिया, उससे होगा क्या कि अगर कोई भी उस वक्त की अब जो भी इंपोर्ट करने जाएगा, अगर उस गाड़ी के अंदर वो एयर बैग की फैसिलिटी नहीं थी तो वो गाड़ी या तो इंपोर्ट नहीं हो सकती, एक तो एक इंपोर्ट हो ही नहीं सकती, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। लेकिन अगर अब मिसाल के तौर पे जापानीज़ गवर्नमेंट इस चीज़ को देखती है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उस चीज़ को देखती है कि यार ये तो एक रिक्वायरमेंट आ गई है, अब अगर वो आपके ख्याल में उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने जाते हैं तो आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट कोई कॉस्ट पे आएगा या नहीं, ओवरऑल उस की कॉस्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा या नहीं, आपको लगता है या नहीं। वो एयरबैग लगाएंगे उसमें कॉस्ट तो बढ़ेगी। भाई देखिए, एयर बैग ऐसे तो होगा कि एयर बैग लगा दिया, ऑब्वियसली सी बात है आपकी, यानी लेट से एक गाड़ी आपकी पूरी प्लांट के अंदर प्रोड्यूस हो रही है ना, ठीक है, यदि अब उसके अंदर आपने वो चीज़ को ऐड ऑन करना पड़ेगा, आपके अपने प्लांट के अंदर आपने कहीं ना कोई एक ऐसी एरिया में फैसिलिटी वो डेवलप करना पड़ेगी, और फिर ऑब्वियसली सी बात है कि आप एयर बैग्स अगर लगाने जाएंगे तो वो एयर बैग्स आप फर्दर आगे कहीं ना कहीं किसी से लेंगे, उसके बाद उसकी इंस्टॉलेशन होगी, उसके बाद वो आपकी प्रोडक्ट का पार्ट बनेगा। ऐसे तो हो नहीं सकता कि डायरेक्ट एयर बैग लग गया। सबसे अच्छा ये था कि इनको जो इन्होंने जो ये किया था कि जैसे 4 या 5 साल का जो लगाया है कि उससे पहले की गाड़ी आप ले सकते हो, इम्पोर्ट नहीं करवा सकते, तो वो ये चीज़ भी इसमें वो भी इसमें फॉल कर सकती है, बिल्कुल सही है। क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है कि पुरानी गाड़ी हो कुछ भी लोग तो यहाँ पे ऐसे ही है, तो सस्ती के लिए बैठे बिल्कुल ऐसे ही। तो क्वालिटी और कंटेंट रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल अब इसी तरीके से हो सकते हैं कि लेट से पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे अब देखिए आप, अच्छा ये वाली जो चीज़ें है ना, आप देखिएगा, आप ये वाली चीज़ें जो भी फार्मास्यूटिकल रिलेटेड जो भी आइटम्स होते हैं ना, उसके अंदर आप ये चीज़ें इस किस्म के टैरिफ वहाँ पे नहीं नहीं देखेंगे। उसका रीज़न ये है कि उनको पता है कि यार पाकिस्तान में यहाँ पे कोई प्रोड्यूस तो कर नहीं रहा है, ठीक है, तो हम इसके ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन आपकी लेट से कोई चॉकलेट्स की बाइंग हो रही है, आपकी कोई कैंडीज़ की बाइंग हो रही है, अब उसकी वजह से हो क्या रहा है कि आपके लोकल्स compete नहीं कर पा रहे, तो गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन रह जाता है, या तो अपने लोकल्स को सब्सिडीज से,
ताकि वो उस फॉरेन कंपेटिटर से कम्पीट कर सकें, या फिर उनके पास क्या ऑप्शन होता है कि वो इस किस्म की कोई क्वालिटी और क्वांटिटी रिक्वायरमेंट का कोई चेक लगाए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हो रही होती हैं। सही है, तो बाकी अब इसको यहाँ पे रोकते हैं। कोटाज और एम्बार्गो को फिर हम नेक्स्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कोटास को तो पता ही है वैसे। कोटाज का पता है, बस एक सरसरी से करके फिर हम अपने जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, नेक्स्ट क्लास। सही।